हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दरमियान आज हम महाकाव्यों पे बात करेंगे। महाकाव्यों में भी कौन कौन से महाकाव्य हैं? रामायण और महाभारत। लेकिन हम बात करेंगे आज रामायण की। आप सबको ज्ञात है इसके बारे में। रामायण भगवान श्री राम के बारे में लिखी गई है, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। उसके बारे में ऐतिहासिक अध्ययन हम करेंगे, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी, कुछ तथ्य हैं जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा। रामायण आदिकवि वाल्मीकि ने लिखी है, जिसमें क्या है? भगवान श्री राम का पूरा वर्णन है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। कितनी है? 24,000 है। इसलिए इसे चतुर्विंशति साहस्ती संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। इनमें कांड है, कांड का अर्थ है अध्याय है, जो 7 हैं। कितने हैं? 7 है। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड, जो महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पुराना उसमें बालकांड और उत्तरकांड, ये बाद के माने गए हैं, है ना? क्या माने गए हैं? बाद में जोड़े गए, वैसा माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बाद में जोड़े गए कौन कौन से कांड हैं। तो बालकांड और उत्तरकांड सबसे नए कांड हैं, बाकी सभी पुराने कांड हैं। इसमें इतिहासकारों ने इसको बुद्ध के बाद का भी माना है, क्योंकि कुछ पाश्चात्य जो विद्वान इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको बुद्ध के बाद का माना है, क्योंकि रामायण के अयोध्या कांड के, ध्यान से सुनना, रामायण के अयोध्या कांड के 109वें सर्ग के 34वें श्लोक में बुद्ध का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? अयोध्या कांड के 109वें सर्ग के 34वें श्लोक, है ना? कहाँ पे? 34वें श्लोक में बुद्ध का स्पष्ट क्या लिखा गया उसमें? यथा ही चोरः तथा ही बुद्ध तथागत नास्तिकम त्रबुद्धि। यथा ही चोरः तथा ही बुद्ध तथागत नास्तिकम त्रबुद्धि। अतः स्पष्ट है कि रामायण की रचना बुद्ध के आविर्भाव के पश्चात ही होगी, लेकिन भारतीय इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। प्रमुख विद्वान वेबर महोदय ने तो रामायण को यवनों के बाद का माना है, क्योंकि उसमें भी यवन शब्द का प्राप्त होता है। इसी प्रकार डॉक्टर याकोबी ने भाषा के आधार पर रामायण को बुद्ध पूर्व 800 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य की रचना मानते हैं। कब की मानते हैं? 800 ईस्वी बुद्ध के पूर्व, मतलब बुद्ध से पहले 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व की मानते हैं। इसी प्रकार
रामायण याकोबी के ने रामायण के प्रथम एवं सप्तम कांड प्रक्षित हैं, मतलब नए हैं। इसके अतिरिक्त रामायण के शेष भाग जिसमें राम को पुरुषोत्तम के रूप में निरूपित किया गया है, निश्चित ही वही बुद्ध के पूर्व है और 2 कांड उसके बाद के हैं, अर्थात अयोध्या कांड, उत्तर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड कब के हैं? बुद्ध के पूर्व के हैं, और बाल कांड और उत्तर कांड उनके बाद के हैं। इसी प्रकार भारतीय विद्वान मैकडोनल ने भी रामायण के उस रूप को 500 ईस्वी पूर्व का स्वीकार किया है। विद्वान विंटरनित्ज के अनुसार आज रामायण का जो रूप है वह निश्चय रूप से 200 ईस्वी पूर्व तक बन गया था, मतलब 200 ईस्वी पूर्व तक कंप्लीट हो गया था। इन मतांतरों के पश्चात भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रामायण का रचना काल महाभारत के पूर्व होगा। महाभारत में न केवल रामायण का उल्लेख हुआ है अपितु राम के संबंधित स्थानों के तीर्थ के रूप में भी उल्लेख किया गया है। मतलब एक चीज और स्पष्ट हो रही है कि रामायण महाभारत से पूर्व है, क्योंकि महाभारत में रामायण का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसा कि वाल्मीकि का उल्लेख महाभारत में आया है। महाभारत के 604 उसमें आया, अध्याय में आया है, 6ठे अध्याय 14वें सर्ग में इसके बारे में आया है। रामायण में वर्णित जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत की अपेक्षा काफ़ी न्यून है। रामायण में वर्णित भारतीय भौगोलिक सीमा महाभारत कालीन भारत की अपेक्षा काफ़ी न्यून है, मतलब कम है। महाभारत में काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन रामायण में काफ़ी न्यून है। बौद्ध साहित्य में भी दशरथ जातक पर जो रामायण का प्रभाव भली भांति है तथा श्रवण कुमार की कथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। श्रवण कुमार की कथा का आपको पता होगा कि किस तरह से श्रवण के पिता ने उन्हें श्राप दिया था। दशरथ कहानी है पूरी। प्रसिद्ध विद्वान सिल्वा लेवी के अनुसार तो सद्धर्म स्मृति उख्यान प्रसिद्ध विद्वान कौन सा? सिल्वा लेवी के अनुसार तो सद्धर्म स्मृति उपाख्यान निश्चित रूप से वाल्मीकि का ऋणी है, क्योंकि इस ग्रंथ में जम्बूद्वीप का वर्णन काफी अंशों में रामायण से मिलता जुलता है। जो उपाख्यान लिखा गया है समधर्म स्मृति में, उसमें भी रामायण के द्वारा जो जम्बूद्वीप का जो वर्णन किया गया है वो उससे काफ़ी मिली जुली चीज़ें मिलती, जिसमें नदियों, समुद्र और देशों और द्वीपों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में जिस चीज़ों का उल्लेख हो चुका है वो सद्धर्म उपाख्यान में भी हमें प्राप्त होता है। रामायण इस प्रकार हम मान सकते हैं कि रामायण बुद्ध के पूर्व की रचना है। रामायण में यत्र तत्र अपणनीय प्रयोग अर्थात पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि रामायण की रचना पाणिनि के आविर्भाव के पूर्व रची गई है ना। मतलब इसमें जो श्लोक मिलते हैं इससे ज्ञात हो जाता है कि यह रचना पाणिनि से भी पूर्व की है। जैसा कि रामायण के अयोध्या कांड में मिथिला एवं विशाला नामक 2 भिन्न नगरों का उल्लेख है, जबकि बुद्ध के समय इन दोनों नगर वैशाली के रूप में एक हो गए थे। रामायण में जो मिथिला और विशाला नामक 2 नगरों का भिन्न नगरों का उल्लेख है, मतलब दूर दूर, लेकिन बुद्धकालीन जो वैशाली है उसमें इन दोनों नगरों का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के समय में विद्यमान श्रावस्ती, जिसे राम के पुत्र लव ने बसाया था, आदि कवि ने कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है। रामायण में श्रावस्ती का उल्लेख हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, जिसे लव ने बसाया था। इसी प्रकार बुद्ध साहित्य में प्रसिद्ध साकेत नगर की चर्चा रामायण में कहीं नहीं है। साकेत नगर की रचना भी कहीं भी नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि इन नगरों का प्रकाश में लाने से पूर्व रामायण की रचना हो चुकी थी। बालकांड के 35वें सर्ग में राम को उसी स्थान पर गुजरते दिखाई गया है जहां अद्यावधि पटना विद्यमान है। अर्थात बालकांड में जब वो छोटे थे
में 35वें सर्ग में राम को उसी स्थान पर गुजरते दिखाया गया जहाँ पे अद्यावधि पटना विद्यमान है। पाटलिपुत्र का उल्लेख आदि कवि को लेखनी में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है ना। वाल्मीकि ने कहीं भी पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र के बसाए जाने मतलब 500 ईस्वी पूर्व के पहले रामायण की रचना पूर्ण हो चुकी थी। जैसा कि वाल्मीकि ने पाटलिपुत्र की कहीं पर भी उसकी व्याख्या, उसकी परिकल्पना तक नहीं की थी, जिसे अजातशत्रु ने बसाया था, जो 500